No matter what you look at, if you look at it closely enough, you are involved in the entire universe. माइकल फैराडे की इस कोटेशन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस 19th लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन की, जो चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले प्रकाश डालते हैं डाइलेक्ट्रिक्स पर। These are non-conducting or you can say insulating substances and they do not have any charge carriers or negligible number of free electrons. इसमें चार्ज कैरियर जैसा कि आपने कंडक्टर्स में देखा था कि वहां बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन बिटवीन एटम्स, जो कि बाउंडिंग के वक्त उनसे क्लोजली अटैच नहीं हो पाते हैं। तो वैसा यहाँ पर केस देखने को नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि देयर आर लेस नंबर ऑफ और very few number of charge carriers or you can say they do not have any charge carriers, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। Dielectrics may also be defined as the insulating materials which shows electric effect through them without conducting when placed in an external electric field. अब ये कह सकते हैं कि इसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। दैट मींस कि चार्जेस वन एंड ऑफ द मटेरियल से दूसरे एंड तक मूवमेंट नहीं कर सकते हैं फ्रीली, बट इतना जरूर होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए, या आप कह सकते हो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पर, थोड़े डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और आपको कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली प्रोवाइड जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, माइका, रबर, etc. तो जिन केस की बात कर रहे थे हम, वह हैं व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आता है, मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो जो कंडक्टर के इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्जेस हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आप कह सकते हो कि एक अपना जो कंडक्टर है, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट एंड इक्वल होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ई नॉट जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं चार्जेस के मूवमेंट से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है, जिसे ई सबस्क्रिप्ट in के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और दोनों एक दूसरे एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। और इन दोनों का जब आप वेक्टर सम कंसीडर करेंगे, दैट विल गिव यू द जीरो। दैट मींस कि जो नेट इफेक्ट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का और इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हो जाता है जीरो। बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पर सेपरेट होते हैं। दैट मींस कि अगर आप नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में काफी कम होता है। तो वैसे केस में आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, वो बाकी रह जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि E naught plus E in that not equals to 0. Now, on the basis of molecular structure, dielectric materials are classified into following two categories. पहली कैटेगरी है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। Such dielectrics in which the centers of positive charge distribution coincides with the center of negative charge distribution under normal condition, that is without electric field, they are supposed as non-polar molecules.
जैसा कि आप पहले डायग्राम में देखेंगे, वहां पे हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिडर किया है जिसमें ऑफ कोर्स 2 हाइड्रोजन एटम्स पाए जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन एटम्स के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हैं, उनका कहीं ना कहीं जो सेंटर होगा, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर होगा वो एक सर्टेन प्लेस पे होगा। वहीं दूसरी तरफ उनके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज, दोनों एटम्स के पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कह सकते हो आप, बड़े एटम्स जो होंगे, बड़े इलेक्ट्रॉन वाले एटम, और यहाँ पे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके कारण जो उसका सेंटर बनेगा, दैट मींस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर बनेगा, एग्जैक्टली वो कोइंसाइड करेगा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से। और सेम केस उसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड में भी देख सकते हो। उसके एटम्स में जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स हैं, आप इसको जैसे सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ा करते थे क्लास 11th में, जिसमें एक मटेरियल है, तो मटेरियल में मास तो पूरे मटेरियल में है, बट उस मास का एक सेंटर हम कंसिडर करते थे, और उसी तरीके से यहाँ हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कंसिडर करना है। और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दोनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर जब कोलाइड कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, या आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि उनके बीच का कोई गैप नहीं रहे, उनके बीच कोई सेपरेशन ना रहे, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ हो, नॉर्मल कंडीशन हो, तो वैसे केस में वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे। तो इनके पास कोई इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाएगा। और इनके एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, मीथेन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। आगे जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिनसे अगर आप फेमिलियर हो जाएं तो आपको नॉन पोलर का भी जो केस है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो a polar molecule is one in which the centers of positive charge distribution and that of negative charge distributions are separated by a finite distance even when there is no external field। हमने ध्यान दीजिएगा कि दोनों केसेस में विदाउट एक्सटर्नल फील्ड बात करी है। दोनों केस में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होने के बाद, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, थोड़ा सेपरेशन हो जाता है चार्जेस के बीच में, उनके पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर के बीच में। लेकिन हम यहाँ पर विदाउट एक्सटर्नल फील्ड लिए हुए बात कर रहे हैं। तो वैसे केस में अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो उनके पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेंटर्स हैं उनमें थोड़ा सा गैप रह जाता है, थोड़ा सा सेपरेशन रह जाता है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, और इस वजह से उनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, और इसी वजह से उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है HCl, H2O, CO, NH3, ETC। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं HCl के बारे में। तो जैसा कि HCl मॉलिक्यूल को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लोरीन एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो नेगेटिव चार्ज के सेंटर वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुके हुए होंगे, या फिर आप कह सकते हो क्लोरीन के आसपास सेंटर होगा उनका। वहीं जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर हाइड्रोजन एटम के आसपास होगा। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उनके बीच एक सेपरेशन रह जा रहा है, और इस वजह से वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने के कारण उसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, और यही वजह है कि हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, उसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जा रहा है। सेम उसी तरीके से जब H2O की बात करेंगे, तो आप जो यहाँ पे 3 प्रकार के एटम दिखाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स होंगे वो उसी के आसपास कहीं होंगे, जबकि हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वो हाइड्रोजन एटम के आसपास होगा, दोनों हाइड्रोजन एटम के केसेस में। और इस वजह से दो अलग अलग डाइपोल मोमेंट क्रिएट होंगे, या फिर आप कह सकते हो दो अलग अलग डाइपोल, एक हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीजन के साथ, वहीं दूसरे हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीजन एटम के साथ, दोनों लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। और जब आप नेट डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो उन दोनों का
उन दोनों डायपोल मोमेंट P1 और P2 जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, उनका एक रिजल्टेंट आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो उनके बीच एक सेपरेशन रह जाता है और वो जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, और इसी बिहेवियर की वजह से उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल या डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। इनका एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की तरफ। जब कभी भी किसी नॉन पोलर या पोलर डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्रिएशन होगा उसका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और इस फेनोमेनन को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। So when an external electric field is applied across a non-polar or polar dielectric, it induces a net electric dipole moment in the direction of applied electric field, and the phenomenon is known as dielectric polarization. और उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पोलराइज्ड होने के बाद इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड कहा जाएगा। The term polarization is generally denoted by capital P. एंड फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, ये वैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो बहुत ही जल्दी पोलराइज्ड हो जाते हैं। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उनमें पोलराइजेशन आप देख पाएंगे, और जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा उतनी ही कम पोलराइजेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, or P that is equals to chi into E, where chi is the constant characteristic of the dielectric and is known as dielectric susceptibility of the dielectric medium. और ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट जो है वो एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है that indicates the degree of polarization of a dielectric material in presence of an applied electric field. जैसा कि इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया है जिसके मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स हैं वो चूंकि सेम है, और इस वजह से इनमें प्लस माइनस एक साथ एक घेरे में दिखाया गया है विदाउट एनी सेपरेशन। और जब आप देख सकते हो पहले वाले जो डायग्राम में फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पहले वाले डायग्राम में E इक्वल्स टू 0 रखा है, दैट मीन्स हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है। तो वैसे केस में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स एक ही प्लेस पे स्थित हैं। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और चार्जेस सेपरेट होने की वजह से उनमें एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है जिसका डायरेक्शन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होता है। वहीं जब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो उनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पाया जाता है। जैसा कि आप दूसरे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के जो डायरेक्शन हैं, डायपोल मोमेंट के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग दिशाओं में है, और जब इन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो सारे डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं और आपको एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। Now one more thing here that we have to know, that is dielectric constant, or oftenly called as relative permittivity. So it is defined as the ratio of absolute permittivity that you have studied well of the dielectric to the permittivity of free space, and it is generally denoted by capital K, and in the mathematical form you can say K equals to epsilon upon epsilon naught. The dielectric constant has no unit, and it is a dimensionless constant. Its value for air or vacuum is 1, whereas for a substance its value is greater than 1.
इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक्स पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।